हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद आप सब लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए आज आप सभी को फिर से मैथ का प्रैक्टिस करवा देते हैं, ठीक है ना। और मैथ के प्रैक्टिस के साथ साथ आपको पता है कि इसमें क्या करा जाता है कि क्वेश्चन का जो बेसिक मेथड है उसको भी बताया जाता है और बेसिक के साथ साथ आपको बेस्ट मेथड भी बताया जाता है और उससे जितने प्रश्न बनते हैं उसको भी साथ साथ में बताया जाता है। यानी आपको सवाल जल्दी भी लगाना सीखना है और लगाने आना चाहिए। तो पहले लगाने आना चाहिए, फिर उसके बाद फिर जल्दी लगाने आना चाहिए, ठीक है। तो आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। चलिए तो प्रैक्टिस शुरू करते हैं। जरा पहला क्वेश्चन देखिए और इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा बेसिक में भी सीखेंगे, आराम से भी सीखेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर जल्दी भी सीखेंगे। तो आइए जरा देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन अगर दिया रहा है तो सबसे पहले हम कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन को लिख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर रहे 1.023 और पूछे कि जरा बताइए इसका मान कितना होगा। ऐसा सवाल पूछता है कि नहीं पूछता है? पूछता ना। तो जरा देखिए, अगर इस ऐसे सवाल को सॉल्व करना तो करना क्या है, सबसे पहले पूरा अंक लिख दीजिए। यानी कितना हो जाएगा 1023, फिर माइनस करना है, जितने पर बार है उसको छोड़ दीजिए। यानी इसको छोड़ देंगे तो कितना बचेगा 10, उसको माइनस कर दीजिए। दशमलव में ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद से अगला काम करना है बट्टा। क्या करना है? बट्टा। करना क्या, अब जितने अंकों पर बार है, कितने अंकों पर है 1 2, 2 अंकों पर बार है तो 2 बार 9 लिखिए। और दशमलव के बाद और बार के बीच में कितने अंक हैं तो आपको पता चलेगा। दशमलव और बार के बीच में 1 अंक है तो उसके लिए 0, 2 अंक रहता तो 2 0, 3 रहता तो 3 0। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा कितना 1013 ना बटे 990। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई और सवाल है तो उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 0.123 इस तरीके से रहे और पूरे पर अगर रहे तब हम क्या करेंगे, क्या बोले हैं, सबसे पहले पूरा का पूरा अंक लिख दीजिए, फिर माइनस बार वाली संख्या को छोड़ करके सबको घटाना है। कितना बच रहा है? कुछ नहीं बच रहा है, यानी 0 बटा बार के लिए क्या करेंगे हम 9 9 9 लिखेंगे। तो कितनी बार 9, इतने अंक पर बार रहेगा, 3 अंकों पर है। दशमलव और बार के बीच में कोई अंक है नहीं है तो कुछ नहीं होगा, यानी 123 बटा 999, ठीक है। अब जरा देखिए ये वाला जो सवाल आपका आया है, अगर ये वाले सवाल में जरा देखिए 2 अंकों पर बार सबका एकदम बराबर पर है, यानी 3.36 माइनस 2.05 प्लस 1.33, ये है ना। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हम करेंगे क्या, अगर इस तरीके से दिया रहे जैसे कि यहाँ पर 2 अंकों पर बार है, यहाँ पर भी 2 अंकों पर बार और यहाँ पर भी 2 अंकों पर बार है, तो इसको सीधा सीधा ये समझ लीजिए कि आपके लिए जोड़ का सवाल दे रखा है। जैसे आप जोड़ते हैं ना उसी तरीके से सवाल दे रखा है। यानी अगर हम यहीं पर कहें कि बार को अगर हम यहाँ पर भूल जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जरा देखिए। प्लस वाले को प्लस के साथ जोड़ेंगे ना तो 3 और कितना हो जाएगा, ये 6 3 9 और 3 और 3 6 3 1 4 हुआ ना। और इसमें से क्या करना, 2.05 को माइनस करना है, कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 6 और 2। अब जो आया कितना आया 2.64, 2 अंकों पर बार था ना हर जगह, तो यहाँ पर भी 2 अंकों पर बार लगा दीजिए, वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा 2.64। चलिए अब अगला सवाल लगा लेते हैं। तो ये सवाल समझ में आ भी क्या होगा कि अगर अलग भी देगा तो आप लगा सकते हो और एक में देगा तो भी आप लगा सकते हैं। अगला सवाल जरा देखिए, करा 2 संख्या ए और बी एक तीसरी संख्या सी से क्रमशः 15% और 32% कम है, तो संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। कोई बात नहीं है। ऐसे सवाल में सबसे पहले आप क्या करिएगा, ए बी और सी मान लिए। क्या बोल रहा है, 2 संख्या तीसरी से, किससे तीसरी से, किससे जिससे कहेगा उसको 100 मानिए, किससे तीसरी से इसको 100 मानिए, ठीक है। क्या बोल रहा है, पहली कितनी कम है तीसरी से 15%, यानी 100 से 15 कम है तो है एक्चुअल में कितना 85, 15 कम हुआ तो 85 ना हुआ। और ये बोला 32 कम है तो ये कितना हुआ 68 68। बोलिए अब क्या पूछ रहा है, संख्या बी संख्या ए से कितने परसेंट कम है। बी ए से कम तो है, ये तो साफ साफ दिख रहा है ना कम। कितना कम है तो जरा देखिए इसका हम क्या लेंगे, अंतर तो कितना आएगा, इधर 2 है इधर 15 यानी 17 है ना। किससे जिससे कहेगा वही नीचे रहेगा, उसी से जिससे तुलना किया जाएगा। किससे कह रहा ए से, किससे ए से, ए से ये नीचे रहेगा 100 बस। 17 × 85 5 × 10 20%।
ऐसे सवाल में क्या करना वो समझ में आया। सवाल में करना क्या है, जिससे कहेगा पहले उसको मान लीजिएगा 100, और जो कहेगा बढ़ा हुआ भी कर सकता है, घटा हुआ भी कर सकता है। उसके बाद फिर जो सवाल पूछेगा और जिससे तुलना किया जाएगा फिर बाद में वो नीचे होगा और उन दोनों का अंतर ऊपर गुणे 100 कर देंगे, परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो ऐसे सवाल में दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसा सवाल आता है रेलवे वाले में तो आता ही है सवाल ऐसे। अगला फल देखिए। एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है, यदि 15% छूट दी जाए तो लाभ या हानि परसेंट क्या होगा। इस सवाल को देखिए जल्दी भी लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा बेसिक मेथड सीखा जाए। अगर बात करा जाए अंकित मूल्य, अंकित मूल्य पर आपको पता है छूट मिलता है, बोलिए। अक्रय मूल्य पर क्या होता है, तो आप कहते हो कि लाभ होता है या हानि होता है। अगर हानि होता है तो माइनस कर देते हैं, लाभ होता है प्लस कर देते हैं। अब दोनों एक तरीके के क्या हैं, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। मतलब नहीं समझे तो ऐसे समझ लेते हैं, थोड़ा सा आराम से समझ लेते हैं। दुकान पर जाते हैं, दाम उस पर प्रिंटर आता है, प्रिंट माने अंकित मूल्य, उस पर कुछ डिस्काउंट हम लेते हैं और डिस्काउंट हमको मिलता है, दुकानदार उसको बेचता है। तो जो अंकित मूल्य पर अब जब कहता है 20% डिस्काउंट लेता है तो आप 80% दाम देते हैं, तो आपका क्रय मूल्य होता है उसका 80% और उसका सेलिंग प्राइस होता है 80% दुकानदार का। और 100 रुपए की चीज रहती तो 80 रुपया होता तो वो उसका सेलिंग प्राइस है। उसी तरीके से क्रय मूल्य पर लाभ या हानि होता है तो वो भी सेलिंग प्राइस होता है। तो ये दोनों कहीं कहीं बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल बराबर है। तो इसी पर देखिए ये सवाल पूछा गया सवाल है, किसी पर ये पूछा गया सवाल है ये। पहले तो कुछ इस पर सिंपल सवाल बनते हैं, जैसे अंकित मूल्य दे दे, छूट दे दे, क्रय मूल्य दे दे, लाभ या हानि पूछ ले। लाभ दे दे, क्रय मूल्य दे दे, छूट दे दे, अंकित मूल्य पूछ ले, और पूछता भी है। यानी इन चार में से कोई 3 दिया रहे तो चौथा पूछ सकता है। तो आपके 4 सवाल तो ऐसे तैयार हो गए। लेकिन जो सवाल दे रखा हम इसको लगाते हैं। तो जरा देखिए यहाँ पर 100 से 100 तो हट जाएगा। अब क्या कह रहा है, कह रहा लागत मूल्य है। क्रय मूल्य को लागत मूल्य भी बोलते हैं और इसको सूची मूल्य बोलते हैं, छपा हुआ मूल्य बोलते हैं। ठीक है, इसको लागत मूल्य बोलते हैं। तो क्या बोला है कि लागत मूल्य क्रय अंकित मूल्य का 75% है, यानी ये 75 है, ये 100 है, क्योंकि 100 का 75% 75 हुआ। बोलिए। तो कभी कभी ऐसा कहा देता है, कभी कभी ऐसा कहता है कि क्रय मूल्य से 20% अधिक है, तो ये 100 होता तो ये 120 होता। ये बोला है कि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है, तो अंकित मूल्य को 100 मान लेंगे तो 75 हो गया, गुणे। इसी कॉन्सेप्ट को लगाएंगे। फिर क्या बोला है, छूट 15% है, तो 100 में से 15 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 85, बराबर है फार्मूले में, बराबर कर दिए। गुणे। क्या पूछ रहा है, लाभ या हानि ना, 100 प्लस 1 कर देते हैं। अगर प्लस में आएगा तो लाभ होगा और माइनस में आएगा तो हानि होगा। आइए देखते हैं। 25 तिहाई 75, चौके 100, है ना। चलिए इसको गुणा कर लेते हैं, 4 25 20 हो गया, 2 आया, 8 चौके 32 और 2 34, 340, है ना। बराबर ये 300 तो इधर कर देते हैं, 300 माइनस हो जाएगा उधर, बराबर 3x। 340 और माइनस 340/3 बराबर x प्लस आया ना, इसका मतलब क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 40/3 का इसको काट सकते हैं, 13.33% आएगा। आएगा तो 13.33% का क्या लाभ। तो ये वाला सवाल ध्यान दीजिएगा। तो इस पर 4 सवाल तो बनते ही बनते हैं और इस तरीके के सवाल बनाए जाते हैं। कभी कभी यहाँ पर क्या कहता है, अंकित मूल्य दे दिया जाता है, या इसी सवाल को कह देता है कि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। यदि उस वस्तु पर न तो लाभ हो रही हो न तो हानि हो रही, तो छूट बताओ। तो न तो लाभ हो रही हो न तो हानि हो रही, इसका मतलब ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और सवाल बनता है ये वाला, ये 0 हो जाएगा। और जब ये 0 हो जाएगा तो फिर इसको रख करके हम सॉल्व कर लेंगे, जो आए छूट। ठीक है, इस पर सवाल बहुत सारे बनते हैं। ये वाले कॉन्सेप्ट पर ना बट्टा के कम से कम 30 से 40% सवाल तो ये अकेले सॉल्व कर देता है। ठीक है ना, उससे ऊपर भी। और इसकी समझ हो तो यही तो उसका कॉन्सेप्ट है, मूल कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट इसका वही है ना। बाकी चैप्टर आएगा तो बताया जाएगा उन सब बातों को। अगला क्या बोल रहा है, ए और बी के पास कुल 2300 रुपए है। यदि ए की राशि का 2/5 बी की राशि के 8/26 के बराबर है, तो बी के पास कितनी राशि है। कोई दिक्कत नहीं, पहले ए और बी का रेशियो निकालेंगे, फिर रेशियो को उसके हिसाब से बांट देंगे, रुपए अपना आ जाएगा। क्या बोला, ए की राशि का कितना है, 2/5 किसके बराबर है, बी के कितने के बराबर है, 8/26 के बराबर है ना। जरा देखिए, 2 दूना 2 चौके 8, 2
गुना 4 और 2 तेरह एम 26। तो ए बटा बी निकालना, अगर यहाँ से बी इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10 बटा 13, यानी रेशियो क्या आ रहा 10 बटा 13 का। यानी ए के पास 10 के हिसाब से पैसा है और बी के पास 13 के हिसाब से पैसा है। अब कुल कितना है तो कहोगे 23 है, और इसी की वैल्यू कितनी है 2300 रुपए के बराबर। तो जरा देखो एक की वैल्यू कितनी है 100 रुपए के बराबर, बोलो हाँ या नहीं। 23 की वैल्यू कितनी है 2300, तो एक की वैल्यू 100। जिसका पूछो उसका बताओगे, इसका पूछ रहा तो कितना 1000 ना हो जाएगा, और इसका पूछ रहा तो कितना हो जाएगा 1300 हो जाएगा। अब देखो पूछ किस कर रहा है, कह रहा बी के पास कितनी राशि है, बी के पास 1300 रुपए की राशि है। आसान सा सवाल था, ठीक है ना। अगला जरा देखो, काम समय का फल है, इसको लगाओ। ऐसे सवाल देखते हैं ना, परसेंटेज दे देता ना, तो जिनको नहीं आता है वो ये जिनको थोड़ा बहुत आता है इसका, तो वो सवाल छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। जिनको आता हो तो लगा करके आगे बढ़ेगा, वो छोड़ करके क्यों आगे बढ़ेगा। कह रहा एक इसी कार्य के 75% भाग को 30 दिनों में पूरा करता है। जरा समझिएगा, ए 75% को क्या लिखते हो आप 3/4 लिखते हो। तो 3/4 को कितने दिन में कर रहा है 30 दिन में। तो जरा बताओ पूरा काम कितने दिन में करेगा, पूरा काम ए कितने दिन में करेगा। तो हम क्या करते हैं 30 और इसको कर देते हैं उल्टा, यानी क्या हो जाएगा 4/3 अर्थात 3 दाएं 10 और 3 दाएं 30 है ना, और 40, यानी 40 दिन में ए पूरा काम कर रहा है। यानी समझिए बात को, पहली लाइन समझिए। अगर बोला है ए 75% काम को 30 दिनों में कर रहा है, 100% तो किया नहीं, और अपने को पूरा काम निकालना है, पूरा काम निकालना है। यानी 3/4, चारों में से 3 काम 30 दिन में किया, तो चारों कमा, इसका मतलब एक एक दिन में एक एक काम 10-10 दिन लगा रहा है, तो चारों कमा 40 दिन नहीं लगाएगा। आप या तो ऐसे समझ लीजिए, नहीं तो ऐसे समझ लीजिए कि जो दिन रहता है तो इस भाग का कर देते हैं उल्टा, तो पता चल जाता है पूरा काम कितने दिन में किया, पता चल गया। उसी तरीके से बी का समझ लेते हैं। अब समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये समझ में आ गया ना तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। जबकि बी 50% भाग को 50% को क्या बोलते हो भैया 1/2, और 1/2 को कितने दिन में पूरा कर रहा है 18 दिन में। तो जरा बताओ पूरा काम ए बी कितने दिन में करेगा, तो कहोगे ना उल्टा कर दोगे, तो 18 गुणे 2/1 अर्थात 36 दिन में। कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब कराए दिए एक साथ मिलकर के कार्य करते तो कार्य का कितना भाग 1 दिनों में पूरा हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। ये पता चल गया ना एक कितने दिन में काम कर रहा है पूरा का पूरा, बोलो एक कितने दिन में काम कर रहा है, ये पता चल गया ना कितने दिन में कर रहा है 40 दिन में। बी कितने दिन में 36 दिन में। इसे क्या निकालोगे एलसीएम, कितना आएगा 40 360 है ना। तो यहां पर कितना आ जाएगा इसका 0 0 4 9 और ये 10, क्योंकि क्षमता बराबर क्या होता है जरा देखते हैं कार्य बटा समय। अगर एक बार इसका भी डिटेल चर्चा करता है तो जानते हैं क्या करना होता है। 40 और 36 का हम एलसीएम क्यों निकालते हैं, पूरा काम निकालते हैं। और पूरा काम क्यों निकालते हैं, जब तक हम उसका काम नहीं निकालेंगे यानी काम को बराबर नहीं करेंगे तब तक हम कभी बता नहीं सकते हैं कि ए तगड़ा है या बी तगड़ा है, यानी कौन जल्दी काम करेगा, बता नहीं सकते, बिल्कुल नहीं बता सकते हैं जब तक कि हम काम को पूरा ना करें। जब पता चल जाता है कि काम इन लोगों का 360 यानी दोनों लोगों को 360 काम दिया गया है, तो वहां से हमको पता चल करना है इनका क्षमता, तो क्षमता बराबर कार्य बटा समय। तो कार्य ये कार्य है पूरा का पूरा है, इसे पूरा का पूरा कार्य बोलते हैं, ठीक है ना। तो कार्य हो गया, अब बटे समय, समय ये था कार्य बटा समय ये था, तो ये इनकी क्षमता हो गई। अब क्षमता को समझते, क्षमता क्या होती है। ए एक दिन में, इसका मतलब है ए एक दिन में 9 काम करता है और बी एक दिन में 10 काम करता है, ठीक है। तो दोनों लोग एक दिन में कितना काम करेंगे, तो कहोगे एक दिन में कितना काम करेंगे 10 और 9 19, ठीक ना। तो पूरा है कमा कितना 360 और कर कितना रहे ये 19, यानी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 19 बटा 360, यानी 360 में से 19 काम वो लोग एक दिन में कर रहे हैं। अगर ये कहता 5 दिनों में कितना कर रहे हैं, तो जरा देखिए गुणे 5, 6 दिनों में कितना कर रहे हैं गुणे 6, 7 दिनों में कितना कर रहे हैं गुणे 7, समझ में। तो सवाल ऐसे भी पूछ देता है, ठीक है। अगर पूछता कितना परसेंट कर रहे हैं, अगर ये भी पूछता कि दोनों लोग
एक दिन में कितना परसेंट कर रहे हैं, तब क्या करते हैं, 19/360 गुणे 100 परसेंट आ जाता है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे सवाल परसेंटेज का दिया ना, परसेंटेज में पूछते का, तो भाग या परसेंटेज जरा देखो यहाँ पर, भाग चाहे 3/4 को, चाहे 75% को, चाहे 75% को, चाहे 3/4 को, 50% को, चाहे 1/2 को, चाहे 1/2 को, या 50% को, बात ही है ना। उसी तरीके से 19/360 गुणे जब 100 कर दोगे तो वो जो परसेंटेज आएगा वो 19/360 के भाग के बराबर आएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। चलो अगला फल देखते हैं, अगला फल है एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग 5% वार्षिक दर से, अपनी पूंजी का 1/3 भाग 8% वार्षिक ब्याज की दर से और शेष हिस्सा 10% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश किया है। एक वर्ष में उसकी कुल निवेशों से प्राप्त कुल आय 820 रुपया है, तो उसकी कुल निवेशित पूंजी बताओ। साधारण ब्याज पर काम कर रहा है, ठीक है ना। तो एक जरा बताओ साधारण ब्याज बराबर होता है क्या है? तो कहोगे मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। बोलो, है बोलते हो तो करना क्या भैया, जरा एक बात बताओ, यहाँ पर 3 बार दिया गया है, निकलेंगे मूलधन को मान लेते हैं यार, पूरा का पूरा कुल भेजवा है 820, तो पहला वाला निकाल लेंगे, क्या है 1/2 है ना, यानी x का 1/2, ये मूलधन हो गया, गुणे दर कितना है 5%, समय कितना है 1, यही ना, बटा 100 पहला हो गया, प्लस फिर क्या करेंगे, x का कितना 1/3 भाग, गुणे कितना रेट है इसका 8%, कितना समय 1/100, फिर यहाँ पर कर देते हैं। अब जरा देखो 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, इसका मतलब ये दोनों हो गए, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 3 इधर जाएगा 2 इधर जाएगा, 5/6, तो 6 में से 5 हो गया, बचा कितना 1/6 ना बचा, तो क्या कहेंगे हम x गुणे 1/6 बचा है, उस मूलधन का 1/6 बचा है, और इस पर कितना रेट चल रहा है 10% का 1 साल के लिए बटा 100, इसको सॉल्व करना है। बोलिए, एक तो ये तरीका होगा, यहां से सॉल्व करेंगे, x बराबर बचा है, x की वैल्यू आ जाएगी, इस तरीके लगाएंगे, लिखने का परीक्षा में आ जाएगा, तो हमको बेस्ट मेथड अगर यूज करना तो हम क्या करेंगे जरा उसको समझते हैं। यहाँ पर क्या बोला 1/2 भाग, फिर क्या बोला 1/3 भाग, और फिर बोला है शेष, ये बोला है, आइए समझते हैं। जब अभी बटे में बोलेगा तो नीचे वालों का ले लो एलसीएम, यानी 2 और 3 का एलसीएम कितना हो गया 6, तो कुल जो भाग है वो किसके बराबर हो जाएगा 6 भाग के बराबर। तो पहला भाग देखते हैं कितना हो जाएगा, तो पहला भाग कितना हो जाएगा, अगर कुल भाग 6 है तो 6 का आधा 3, दूसरा कितना हो जाएगा 2, और तीसरा कितना हो जाएगा 1। कोई दिक्कत इन हो जाएगा, यानी कुल भाग 6 है, पहला 3 है, ये 2 है और ये 1 है, 3 वाले पर कितना परसेंट रेट चल रहा है 5% ना, सब 1 साल के लिए चल रहा तो बराबर है, तो 3 बचे 15% का रेट चला, यानी 15 साधारण ब्याज है, फल बराबर मिलेगा, जोड़ लेंगे पूरा का पूरा। फिर उसके बाद से कितना है 2 भाग पर कितना रेट मिला है 8, यानी कितना हो जाएगा 16%, और 1 भाग पर कितना मिला है 10%, तो शेष बचा रहा 10% मिला ना, तो 10 हो जाएगा, यानी कुल देकर के कितना मिल गया अपने को 1 और 4 41%, और 41% किसके बराबर है 820 के बराबर। बोलो, तो 41% 820 के बराबर हुआ, तो जरा बताओ इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1% की, तो कहोगे 41 दूना 82, ये ना 1% की वैल्यू 20। बोलो, तो 1% की वैल्यू 20 आई, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 1% की वैल्यू है ना, तो परसेंट को क्या लिखते हो 1% का मतलब 1/100। बोलो, तो 1% की वैल्यू 20 है, तो 1 की वैल्यू कितनी, तो कहोगे 2000, दिख रहा है, ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। तो 1% की वैल्यू अगर आया है 20,
तो कहोगे एक की वैल्यू कितनी, तो कहोगे 2081। भाई परसेंटेज का मतलब होता है बट्टे 100, बट्टे 100 उधर जाएगा तो 2000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये एक का वैल्यू एक भाग का है 2000 और अपने पास कुल है कितना 6, तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा 12000 रुपया। आपको इस तरीके से x की वैल्यू सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी आप चाहे तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं, चाहे तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये वाला भी आपको चीजें थोड़ा समझना पड़ेगा। चलिए अब सवाल लगाते हैं अगला वाला सवाल लगाइए। अगला सवाल तो डायरेक्ट फार्मूले पर सवाल है, और ऐसा सवाल जब आता है तो फार्मूले पर आ जाता है, और कभी कभी फार्मूला पर नहीं आता तो उसके लिए भी बता देंगे, ठीक ना। ये वाला सवाल जरा देखिएगा, कितने वर्षों में 1600 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की 15% वार्षिक दर से 2116 रुपया हो जाएगी। ये तो ये वाला सवाल a बराबर p 1 + r/100 टू द पावर n है ना। a की वैल्यू कितनी है 2116, p इधर कर देते हैं, कितनी है 1600 बराबर 1 प्लस क्या याद करना है कितने वर्षों में, r तो दे रखा है 15%, n याद करना है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा कट जाएगा ना। 4 चौके 16, 400, 4 पच्चे 20, 1 बचा, 4 दूना 8 है ना, फिर 4 नवा 36, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 3 15 और 5 दूना 10, 20 1 का 20 1 20 3 23, यानी इधर हो गया 529 बटा 400 बराबर 23 बटा 20 पर n। जरा ये बताओ ये है क्या, तो कहोगे 23 बटा 20 का ये स्क्वायर है। अरे भाई 23 का स्क्वायर है ये, और ये 20 का स्क्वायर है, तो 23 बटा 20 यानी हर बराबर हुए तो इसके घातांक भी बराबर होंगे, यानी बेस बराबर है तो घात भी बराबर हो गए, तो क्या होगा n का वैल्यू 2। तो ये तो इस तरीके से फार्मूले से लगा सकते। एक और तरीका है इसको लगाने के लिए, लेकिन देखिए वो तरीका जो होता है वो एकदम सटीक एक्यूरेट इसी पर नहीं है, क्योंकि सोचने वाला मेथड है। तो वो कहाँ काम करता है, कुछ सवाल पर काम करता है जहां दशमलव बहुत ज्यादा दे रखा हो, उस टाइप के सवाल पर काम करता है। करना क्या होता है वो हम आपको बता रहे हैं, जरा देखिए यहाँ पर। सबसे पहले काम करना क्या है कि जो दिया रहेगा, ठीक ना, उनका ले लेंगे अंतर, यानी बड़ा माइनस छोटा कर लेंगे, यानी उनका ले लेंगे अंतर, अब बड़े छोटा कर लेंगे गुणे 100। ये मतलब समझे, बड़ा माइनस छोटा बटे 100, यानी पहले की राशि कुछ दिनों बाद ज्यादा हो रही है ना, तो छोटी राशि और बड़ी राशि का ले लेंगे अंतर, अब बटे छोटी राशि गुणे 100 कर देंगे। बोलिए कर देंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अगर समय ज्ञात करना होगा, नोट करिएगा, समय ज्ञात करना होगा तो दर से भाग करेंगे, और अगर दर ज्ञात करना हो तो समय से भाग करेंगे। अब इस सवाल को लगा के भी देख लीजिए, 1600 और 2116 का क्या ले लेंगे अंतर, कितना आएगा जरा बताइए। 1600 और 2116 का अंतर कितना हो जाएगा, जरा मालूम करते हैं। 2116 और 1600, 6 1 11 6 5 516 बटा 1600 गुणे 100, 00 00 कट जाएगा, यही ना। फिर इसको काटिए, 4 चौके 16, 4 1 9 4 दूना 8 9 36, ये ना। अब जरा देखिए क्या करना है, क्या यहाँ पर बोला है, रेट दे रखा है ना, समय ज्ञात करना है, दर दिया है तो क्या ज्ञात करना है हमको, समय ज्ञात करना है तो दर से भाग करेंगे, यानी इसमें किसे भाग कर देंगे 129 बटा 4, और इसमें 15 से भाग कर देंगे, 15 चौके 60 हो जाएगा ना, तो 129 बटा 60। जरा देखिए इसको ध्यान दीजिएगा, 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 त्रिक 9, कितना हो जाएगा ये, 2 से काटिए इसको, 2 दूना 4 और 2 1 9 2 और उसके बाद फिर एक बचा ना 2.5, यानी और ये बटे 10 भी तो है, तो दशमलव इधर आ जाएगा 2.15। अब हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये हम अभी बोले ना कि ये फार्मूले से एक्यूरेट आपका जो आ रहा है, यहाँ पर आ रहा 2.15, आपका 2 रेट, तो यहाँ पर 2.15 आ रहा, जबकि यहाँ पर तो 2 है। चक्रवृद्धि ब्याज से होता क्या है, ब्याज पर फिर ब्याज मिलता है, वो वही है, यानी जो क्लियर मान आपका आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। बाकी दशमलव वाले को छोड़ देंगे, यानी ये आंसर हो जाएगा, यानी 2 आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, तो कुछ सवाल पर एक काम करता है।
और यहाँ पर तो छोटा सा होता तो इसी पर ही लग गया डायरेक्ट, कोई दिक्कत ही नहीं था। अगला सवाल लगाइए। ये वाला सवाल जरा देखिए, अच्छा सवाल है। ए और बी एक ही समय से एक दूसरे से 240 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। अच्छी बात है। ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? 240 किलोमीटर। ठीक है, बोला है अलग अलग स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। चलने दो, ये इधर चल रहा है और ये इधर चल रहा है। कह रहा ए और बी की चालों का अनुपात 5:7 है, यानी ए और बी चाल का अनुपात कितना है? 5:7। क्या बोला है? बी की चाल 84 है, बी की चाल 84 है। इसका मतलब है ये जो 84 है तो 7 की वैल्यू है कि नहीं है? यानी 7 की वैल्यू अगर 84 है तो जरा अगर हम 5 की वैल्यू निकालना तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 गुणे 84/7। चाप 1 की वैल्यू निकाल लीजिए, चाहे सीधा 5 की वैल्यू निकाल लीजिए, बात वही है। 7 का नाम 7, 2 9 14 है ना, 12-25 60। यानी अगर इसकी 84 है स्पीड तो इसकी कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है। बोलिए, बातें समझ में आई? यानी ये है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और ये है 84 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्लियर हो गया इसके अनुपात देने से। क्लियर हो गया। अब क्या पूछ रहा है कि वे ए और बी कितने मिनट बाद एक दूसरे से मिलेंगे। अब जाहिर सी बात, ये इधर से चला है, ये इधर से चला है, तो मिलवा करेंगे कहीं कहीं, तो इसका मतलब ये इधर मिलेंगे लगभग, क्योंकि इसकी चाल अधिक है ना, तो ये ज्यादा दूर चलेगा ना, तो लगभग लगभग यहाँ पर मिलेंगे। वही पूछ रहा है कि कितने समय बाद मिलेंगे, यानी यहाँ का समय पूछ रहा है। समय बराबर होता है क्या है? तो कहोगे दूरी बटा चाल होता है। बस यहाँ पर चाल कैसी है? सिंपल चाल ना होकर के, वो कौन सी चाल है? वो सापेक्ष चाल है, क्योंकि एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। दूरी कितनी है? 240। सापेक्ष चाल, जब एक दूसरे की ओर आते हैं तो जल्दी मुलाकात होगी, जब समय कम लगेगा तो चाल अधिक हो जाता है। जल्दी मुलाकात होगी ना, समय कम लगेगा, समय कम लगेगा तो चाल अधिक हो जाता है। अधिक का मतलब होता है दोनों को जोड़ देंगे तो जरा 84 और 60 को जोड़ो कितना आ जाएगा? 8 से 14 144 है ना। 12 बरैया भी तो ना, 12 दूना 24, यही ना। फिर 4 3 12, 4 5 20, 5/3 क्या घंटा है ना। अगर मिनट में बदलना तो बोले 60 कर दो, 3 विषय 60, 20 25 100 मिनट। यानी 100 मिनट बाद ये क्या होंगे? एक दूसरे से मिल जाएंगे। ठीक है ना। ये हुआ इसका पहला सवाल जो पूछा है। अगर इसी में पूछ देता ए कितनी दूरी तय किया है, अरे भाई 240 में कुछ ए का तय किया होगा, कुछ बी तय किया होगा ना। तो अगर पूछ रहे कि ये कितनी दूरी तय किया है तो दूरी बराबर क्या होता है जरा बताओ। अगर ए की दूरी पूछ दे तो दूरी बराबर क्या होता है? कहोगे चाल गुणे समय होता है। चाल कितनी है इसकी? 60। समय कितना लगा इसको मिलने में? 100 मिनट। तो 100 बटा कितना कर देंगे? 60, यानी कितना दूरी? 100 किलोमीटर। भाई फाट से फाट कर जाएगा ना, बटे फाट करें घंटा के लिए। अच्छा, ये होगा ए की दूरी। अगर हम पूछते बी की दूरी बताओ तो यहां पर भी चाल गुणे समय, इसकी चाल कितनी है? 84। समय कितना लग रहा है? 60, अरे सॉरी 100 मिनट ना, अब बटे 60 कर देंगे तो घंटे में आ जाएगा। 0 से 0 कटेगा, 6 से देखिए काटे, 6 का नाम 6 चौको 24, कितना आया? 14 दाएं 140 किलोमीटर और ये 100 किलोमीटर। जरा देखिए दोनों मिलकर के 240 चले कि नहीं चले? चले ना। तो इसमें 3 सवाल पूछा जा सकता है। पहला सवाल ये कि वे कब मिलेंगे, दूसरा सवाल ए कितनी दूरी तय किया या ए कितनी दूरी पर मिला, दोनों बात एक ही हुआ ना। या बी कितनी दूरी पर मिला या बी कितनी दूरी तय किया, या अब उसको जबरदस्ती का सवाल बनाना तो बात ही है अलग है। उस सवाल पता है क्या बना देगा? ए और बी की दूरी का अंतर बताओ। अरे भाई 100 पता चलेगा, 140 पता चल गया, दूरी का अंतर 40 है, तो जबरदस्ती का सवाल हुआ। लेकिन बना देते हैं एग्जामिनर, क्या करें, उनके पास और भी तो सवाल नहीं है। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप इतनी मेहनत करें कि हर सवाल लगा डाल रहे हैं, उनके पास बच भी तो नहीं रहा ऑप्शन, तो कुछ न कुछ ऐसा कर देंगे। ठीक है, चलो नहीं लगाए रहोगे तो फिर कुछ भी कर देंगे, आप लगा ही लोगे। अभी एग्जामिनर ऐसा तो सवाल नहीं देना चाहेगा ना कि जो आप एकदम सवाल बना कर पाओ।
अगला सवाल लगाओ। हाँ जरा ये देखो, एक नाव धारा के विरुद्ध शहर एक्स से शहर वाई की ओर जाती है और धारा की दिशा में वाई से शहर इतने की ओर आती है। नाव की गति 40 किलोमीटर और धारा की गति 10 है। जरा इस सवाल को समझना। अगर ये सवाल, इसमें हम 3 सवाल बनाते हैं, ठीक है। औसत गति पर इसमें 3 सवाल को हम लोग अच्छे से समझ लें ताकि अपने को अंतर पता चल जाए कि वो सवाल कब क्या क्या पूछ रहा है। इसी सेम सवाल पर अगर यहीं पर ये जो नाव धारा के विरुद्ध शहर एक्स से शहर वाई की तरफ जा रही है, ऐसे समझ लेते हैं। यहां पर जरा ये एक्स है, वाई है, ठीक है। एक्स से वाई की तरफ जा रही है और वाई से एक्स आ रही है। तो पूछ रहा है एक्स से जब वाई गया और वाई से एक्स आया तो औसत गति पूछो। इस तरीके का कुछ सवाल है तो जरा समझते हैं। पहला, एक व्यक्ति का अगर सवाल पूछे तो व्यक्ति का सवाल पूछेगा तो ये कौन सा चैप्टर रहेगा समझ लेना, समय और दूरी वाला चैप्टर, ठीक है ना। ट्रेन से सवाल पूछे तो ये किसका रहेगा, ये तो ट्रेन का सवाल हो गया। और यहां पर एक नाव धारा का सवाल पूछता है। इन दोनों सवाल में कोई अंतर नहीं रहता, इसमें थोड़ा सा अंतर रहता है, वही समझते हैं क्या अंतर रहता है, ठीक है। आइए समझते हैं। व्यक्ति है, समय दूरी का सवाल बनेगा। सवाल क्या बनेगा कि यदि एक व्यक्ति, यही सेम सवाल, 40 कितना गति है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और एक है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर सवाल करा है कि एक व्यक्ति शहर एक्स से शहर वाई 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहा है, कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और आ रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इस दौरान उनका औसत चाल क्या होगा। तो इस दौरान का जो औसत चाल होगा वो देखिए जरा सा, तो 2 गुणे पहली चाल, यहाँ पर लिख देना 2 गुणे पहली चाल गुणे दूसरी चाल बटे उन दोनों का योग, यानी 40 गुणे 10 बटा 40 प्लस 10, ठीक है। तो 40 10 कितना हो जाएगा 50, इसको लिख देना। अब तो समझ गए होंगे, 0 से 0 कट जाएगा और 5 8 40 और 8 दूना 16 किलोमीटर प्रति घंटा की इनकी एवरेज स्पीड होगी। वही सवाल वो व्यक्ति पर बनाया, वही सवाल वो ट्रेन पर बनाएगा। यदि एक ट्रेन एक्स स्टेशन से वाई स्टेशन पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है तथा वही ट्रेन वाई से एक्स की ओर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रही है, तो उसका एवरेज स्पीड क्या होगा, यही होगा। यहां पर हम जब एवरेज स्पीड निकालेंगे, औसत गति निकालेंगे, क्या हो जाएगा, वही 2 गुणे 40 गुणे 10 बटा 50, ये भी आएगा 16 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी एक व्यक्ति पर बनाता है, एक ट्रेन पर बनाता है, वही चीज नाव धारा पर बनाता है। बस एक चीज समझिएगा, इन दोनों से थोड़ा सा इसका अंतर है। जब नाव धारा में जब जाती है एक्स से वाई की तरफ जाती, जरा ध्यान दीजिएगा, तो नाव के साथ साथ जब नाव जाती है तो धारा भी तो साथ साथ चलती है। बोलिए, यही बस अंतर है। तो एक बार अगर हमें मानना है कि धारा इधर जा रही है, धारा की दिशा इधर है, तो एक बार धारा की दिशा में जाएगी, बोलो, तो एक बार जब इधर से आएगी तो क्या होगा, धारा की विपरीत दिशा होगी। भाई एक्स से अगर वाई की तरफ जा रही है, अब मान लेते हैं कि धारा इधर चल रही है, तो एक बार नाव धारा के साथ जाएगी और एक बार नाव धारा के विपरीत आएगी। तो सबसे पहले यहां पर डायरेक्ट नहीं रख सकते, अगर ऐसे रख देंगे इस तरीके से ना तो आपका गलत हो जाएगा नाव धारा वाले में। तो आपको करना क्या है, धारा के साथ चाल निकालेंगे। तो धारा के साथ चाल क्या होता है जरा बताओ। तो जरा दोनों को, यानी नाव की स्पीड और धारा की स्पीड को जोड़ लेते हैं। अरे पढ़ाई भी है, कॉन्सेप्ट में पढ़ा चुके हैं, अभी कल ही कॉन्सेप्ट में पढ़ाए थे। तो नाव धारा की स्पीड अगर जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 40 प्लस 10 अर्थात 50। और एक बार धारा की विपरीत आएगी, बोलो हाँ या नहीं। इस सवाल को इस वजह से आराम से बता रहे हैं ताकि आप इसका अंतर समझ जाएं, ठीक है ना। तो नाव में से तब उस समय धारा की चाल क्या होती है, घटती है। तो कितना हो जाएगा 40 माइनस 10 अर्थात 30। समझ में है बात, कोई दिक्कत हो तो यहां तक बताओ।
यानी इन दोनों सवाल में डायरेक्ट रख लेते हैं एवरेज स्पीड दो लोगों का, लेकिन नाव और धारा में क्या करते हैं, सबसे पहले धारा की दिशा की चाल निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं और फिर एक बार दोनों को घटा लेते हैं, यानी विपरीत चाल निकालते हैं। ये आ गया। अब यही काम करते हैं, यानी अब क्या कर लेंगे यहां से लगाने के लिए, 2 गुणे पहली स्पीड गुणे दूसरी स्पीड बटे दोनों का योग, यानी 50 30 80। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। 0 से 0 कट गया, 2 चौके 8 है ना, 2 दूना 4 और 25 बार में कट जाएगा, 25 से 75 का आधा 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्लियर है। तो जल्दीबाजी में ये वाला ना लगा दीजिएगा, ठीक है। तो ना आएगा 16 किलोमीटर, खैर इसमें तो दे नहीं रखा है, लेकिन अगर दिया रहता तो अब क्या करते हैं, मार करके आगे बढ़ जाते हैं, है ना। चलिए अब अगला सवाल है। तो शायद ये सवाल समझ में आया होगा, औसत गति का तीनों में, और अंतर भी समझ में आया होगा। अगला सवाल है, और अगले सवाल में कुछ बताते हैं, कैलकुलेशन पर्पस से भी कुछ अभी इसमें बताते हैं। जरा देखते हैं सवाल क्या है। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है ना, इसका मतलब एक आयत है, ठीक है। लंबाई क्या है, उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, यानी अगर चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, x + 3। इसको हम क्या मान लेते हैं, चौड़ाई, और ये लंबाई। ये बोला लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, लंबाई अधिक, तो दिक्कत इसमें ये हो गया ना। मान लीजिए अब जो कह रहा है उसको सुनते हैं, कह रहा है और उसके परिमाप, पहली बात यहाँ पर तो फार्मूला लिख देते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आपका तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अगर यहीं पर बात करें इसका परिमाप क्या होता है, कहते 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। बोलो ये होता है। अब क्या बोल रहा है कि परिमाप का आंकिक मान उसके क्षेत्रफल के बराबर है, यानी परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है, यानी आयत का क्षेत्रफल बराबर परिमाप। अब इसी में रख लेते हैं, ठीक है। ये कंडीशन, स्पेशल कंडीशन दे रहा है इस सवाल के लिए, तो अब रख लेते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी इन लोगों का गुणा, यानी क्या हो जाएगा x गुणे x + 3। बोलो हाँ या नहीं। परिमाप क्या हो जाएगा, 2 गुणे लंबाई, लंबाई कितनी है x + 3, चौड़ाई कितनी है x, ठीक ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा x² + 3x बराबर ये कितना हो जाएगा, x 2x ना, 2x + 3, इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये 4x + 2 3 6। इन सभी को धर लेते हैं, उठा करके x², तो क्या हो जाएगा ये -x -6 = 0। बोलो अब जब ऐसा इस तरीके का सवाल आया तो देखिए जरा सा, यहाँ पर देखिए कोई अंक है नहीं है। अगर यहाँ पर कोई अंक नहीं है तो इसका गुणनखंड करिए, और उसका गुणनखंड करने पर, गुणा करने पर 6 आना चाहिए, यानी -6 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 आना चाहिए। तो 6 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 3, बोलिए 2 और 3 चाहिए ना। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस बोल रहा है ना यहाँ पर, तो हमको माइनस वाली वैल्यू चाहिए, यानी इसका कितना हो जाएगा, एक माइनस आएगा और एक प्लस आएगा। तो जो प्लस आएगा वो उधर जाता तो माइनस होता है, यानी यहाँ पर कौन सी वैल्यू लेंगे, +3। और नहीं अगर समझ में आ रहा है इस तरीके डायरेक्ट में, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए उसको जब अलजबरा बताएंगे ना तो इसको डायरेक्ट भी समझाएंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा समझना चाहते हो तो इस तरीके से कर लीजिए। x², अभी 3 और 2 गुणनखंड लिए ना, ये बड़ा वाला -3x हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा प्लस -6 = 0। अब आपके लिए आसान हो गया होगा, जो बड़े होंगे हाई स्कूल में। क्या कॉमन है, x वही काम करते हो 3 + 2x - 3 = 0। अब क्या कॉमन है, कहोगे x - 3 कॉमन है, क्या बचा, x + 2 काम बचा। वही तो बोले थे ना इसके पहले कि x की वैल्यू क्या उठा लेंगे, +3। क्यों, क्योंकि अब ये एक माइनस होगा, माइनस तो हो नहीं सकता है, तो क्या करेंगे +3, यानी हमको मिल गया x की वैल्यू 3। तो x की वैल्यू अगर 3 मिल गया तो जरा बताओ, 3 और 3 6, यानी एक्चुअल में लंबाई कितनी है, 6 है, चौड़ाई कितनी है, 3 है। क्या पूछ रहा था, इसके विकर्ण का मान पूर्णांक भाग बताइए, इसका विकर्ण बताइए, ये हिस्सा बताना है। तो अगर ये 3 है, ये 6 है, तो हमको विकर्ण बताना है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, जरा बताओ, यानी विकर्ण का वर्ग यानी कोण का वर्ग बराबर क्या, अगर हम इसको x मान लेते हैं तो x तो ऑलरेडी मान है ना, इसको कुछ और मान लेते हैं, y मान लेते हैं, ठीक है।
क्या हो जाएगा यहाँ पर, वाई स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर है ना, आधार का स्क्वायर अर्थात 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया, 9 और 6 के 36, 9 45। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √45। अब जरा देखो y की वैल्यू √45 आ गई। हम यहाँ पर आपको बताए हैं कि रूट में मान निकालना हम आपको बताएंगे। अब ये बोलो ना कि एक स्पेशल चीज बताएंगे, तो अगर रूट में अगर आपको मान निकालना तो कैसे निकालेंगे, जरा देखिए 45 का मान निकालना चाहते हैं कैसे निकालेंगे। 45 को देखिए, रूट को भूल जाइए अभी फिलहाल में, 45 को देखिए कि किसके वर्ग के नजदीक में है ये, आप कहोगे 7 के वर्ग के कहोगे ना, तो 7 का वर्ग यानी 7 लिख दो। 7 सत्य कितना हुआ, 49 हुआ। आपने क्या किया, 45 से 4 ज्यादा लिख दिया, 4 कम करिए, नहीं समझे आप। 45 था, ये 7 के वर्ग के बगल में आया, कितना होता है 7 का वर्ग, 49। आपने क्या किया, 4 ज्यादा लिखा, 4 घटाइए, अब बटे करिए, और जो यहां पर है इसी का दुगुना करिएगा, यानी 7 × 2। इसको साल को लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, यानी 2 का 2, 2 दूना 4, ठीक ना। 4 सत्ते 49, 49 में 2 जा कितना हो जाएगा, 47 बटे 7, ठीक ना। इसको 7 को लीजिए, 7 6 के 42, दशमलव लगाएंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 बचा, 7 सत्ते 49, 6.7। इसका आंसर कितना आया होगा, 6.7। पूर्णांक मान बोला ना, तो मात्र 6, ठीक है। अगर इसी तरीके से अगर आपको पता करना है, मान लेते हैं करणी में अगर आपको पता करना है 37 की वैल्यू, तब क्या करेंगे, तो आप इसके बगल में कौन है, 6 लिखोगे 6। क्या हुआ, ये 37 ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है तो प्लस करोगे, यहाँ पर कम था ना तो माइनस किए, ज्यादा प्लस, कितना ज्यादा है 1, अब बटे इसका कितना 2 गुना, बस ये आ जाएगा। ये निकटतम वैल्यू होता है, क्लियर वैल्यू नहीं होती है, फिर इसी से आपका काम बन जाता है। तो 6 दूना 12, 12 6 72, 1 73 बटा 12, 100 साल करोगे जो आएगा दशमलव में मान होगा, ठीक है ना। तो ये वाला वैल्यू आपको निकालने आ गया होगा, कोई दिक्कत। अब जो एक सवाल है ये समांतर श्रेणी का है, ये आपको हम कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ा चुके हैं, सवाल भी पर बताएं, इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। समांतर श्रेणी का सवाल है ये, और देखते हैं कि आपकी इस क्लास से आपको फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, तभी तो कॉन्सेप्ट भी बताने का मतलब है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि ये सब चीज आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद, जय हिंद।